माए में कुछ और ना मंगा बस है मासिव एपिसोड नंबर 13। वर्षा शहला के कमरे में बैठी नाश्ता कर रही थी जब अजलान, अफान और रहमान साहिब कमरे में दाखिल हुए और फिर तीनों ने ही बारी बारी वर्षा से इसकी तबीयत का पूछा तो वर्षा ने मुस्कुराते जवाब दिया। फिर अजलान आता वर्षा के पास बेड पर बैठा। वर्षा, क्या हुआ था रात को, इतना क्यों डर गई थी? भैया मुझे पता है आप यकीन नहीं करोगे मगर मैंने देखा था मेरे बेड पर एक आदमी लेटा था। इसके मुंह पर कट लगे हुए थे और इसका रंग बहुत वाइट था, जैसे वो मर गया हो, और इसकी आंखें ग्रीन थी और चमक भी रही थी। वो मुझे देखकर हंस रहा था। बस मैं डर गई और चीखें मारती भाग गई रूम से। मुझे एक बात बताओ वर्षा, तुमने रात को सोने से पहले कौन सी भूतिया फिल्म देखी थी जो तुम यूं डर गई हो? अजलान के सवाल पर वर्षा फौरन बोली तो अजलान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर वर्षा नाक मुंह चढ़ाती, सीने पर हाथ बांधती मुंह मोड़ गई। वर्षा का यूं मुंह बनाता देखकर अजलान और अफान ने अपनी हंसी दबाई तो वर्षा को गुस्सा आया। फिर वर्षा ने पास पड़ा कुशन उठाया और उठते अजलान और अफान दोनों को कुशन से मारने लगी। मॉम बचाओ बचाओ मॉम! वर्षा ये क्या कर रही हो, क्यों भाइयों को मार रही हो? रुको! अजलान और अफान वर्षा से मार खाते चिल्लाए तो शैला भागती हुई रूम में आई। वर्षा को बिना रुके अफान और अजलान को मारता देखकर शैला इसे रोकती बोली, मगर शायद आज वर्षा ने ना रुकने की कसम खा रखी थी। तभी समरा काली जीन्स पर ब्लू शर्ट पहने, पैरों में काली हाई हील्स पहने, बालों को खुला छोड़े, एक हाथ में काला हैंडबैग डाले कमरे में दाखिल हुई। वर्षा को अफान और अजलान को मारता और शैला को इसे रोकता देखकर समरा हैरान हुई। फिर आती शैला के पास खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब क्या हो रहा है? समरा का सलाम सुनते शैला इसे गले लगाती बोली तो समरा ने मुस्कुराते जवाब दिया, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मैं इस लड़की को कैसे रोकूं। मैम आपके लिए फ़ोन है। आंटी आप फ़ोन सुन ले, इन्हें मैं देखती हूँ। शहला की बात सुनते समरा हैरानगी से वर्षा को देखने लगी जो जल्लाद बनी इन दोनों को मारने लगी हुई थी। तभी मुलाजमा आती बोली तो समरा ने मुस्कुराते जवाब दिए, जिस पर शहला हाँ में सर हिलाती कमरे से बाहर निकली तो समरा ने वर्षा को रोकने के लिए बोलकर अपना गला बर्बाद करने की बजाय अपना बैग सोफे पर रखा और आगे बढ़ती वर्षा के हाथ से कुशन छीन लिया, जिस पर वर्षा मैडम ने कुशन पकड़ने वाले को देखने के बजाय अफान और अजलान पर मुक्कों और लातों की बारिश शुरू की। बस बस लेडी भीम, बस करो, कितना मारोगी इन बेचारों को? वर्षा को ना रुकता देखकर समरा आगे बढ़ती पीछे से वर्षा के दोनों बाजू पकड़ती इसे पीछे को घसीटती बोली तो वर्षा फौरन से मुड़ती समरा के गले लगी, जिस पर समरा ने भी इसे गले लगाया, जबकि अजलान और अफान ने शुक्र का कलमा पढ़ा। तौबा, तुमने इन दोनों का क्या हाल किया है वर्षा? इन दोनों ने मेरा मजाक उड़ाया था। मैं कल डर गई थी, रात को मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी और ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अजलान और अफान की हालत देखकर समरा हैरानगी से बोली तो वर्षा ने सू सू करते रोने की एक्टिंग करते जवाब दिया, जिस पर समरा खामोश हो गई। तभी शहला कमरे में दाखिल हुई। कितनी बुरी बात है अजलान, तुम अपनी बहन का मजाक उड़ा रहे थे? ओ यार, मैं कहाँ मजाक उड़ा रहा था, ये जो बता रही थी इसको सुनकर तुम्हें भी हंसी आ जाएगी। एक तो हम दोनों अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे, ऊपर से इसने हमारा ही हश्र बिगाड़ दिया। भाई तेरी बहन का हाथ नहीं हथौड़ा है, मुंह का हश्र बिगाड़ दिया इसने। समरा की बात सुनते अजलान फौरन बोला तो अफान ने भी जवाब दिया, जबकि समरा अपनी हंसी दबाती शैला की तरफ मुतवज्जो हुई। आंटी फर्स्ट एड बॉक्स मंगवा दें, आपके बच्चों ने लड़की से मार खाई है, मैं पट्टी कर देती हूँ। समरा अपनी हंसी दबाती बोली तो शहला ने भी हंसी दबाई, फिर कमरे से बाहर निकल गई और मुलाजमा के हाथ फर्स्ट एड बॉक्स में भिजवाया, जबकि खुद किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार करवाने लगी। कितना बुरा हाल किया है तुमने मेरे गार्ड्स का, मुझे कल इनकी बहुत ज़रूरत है। अब ऐसे टूटे हुए मुंह के साथ इनको ले जाती अच्छी लगूंगी मैं? तो पहले अपने गार्ड्स को इनकी हरकतों से बाज रखना था ना। समरा मुस्कुराती बोली तो वर्षा ने भी दूबदू जवाब दिया। फिर समरा फर्स्ट एड बॉक्स से पायोडीन निकालती रुई पर लगाती अजलान के माथे पर पड़े निशान पर रख गई, जिस पर अजलान ने जोर से सिसकी भरी। मुंह बाद में बना लेना, अभी इस बेचारे को पट्टी करो। समरा की बात सुनते वर्षा मुंह बनाती खड़ी हुई और फिर समरा की तरह ही अफान के माथे पर पट्टी करने लगी। अभी वो दोनों पट्टी कर ही रही थी कि शैला कमरे में आई। अपने बेटे और समरा को देखते शैला हल्का सा मुस्कुराई, फिर इनकी नज़र अफान और वर्षा पर पड़ी तो इनकी हंसी निकल गई, क्योंकि वर्षा मैडम मुंह के अजीबो गरीब जाविये बनाते अफान के गाल पर रुई रख रही थी। हो गई पट्टी? जी आंटी, ज़्यादा नहीं था, बस पायोडीन से ही काम हो गया। चलो अब आ जाओ, सब नाश्ता कर लो। शैला के सवाल पर समरा मुस्कुराती बोली तो शैला ने फौरन जवाब दिया, जिस पर वर्षा ऐसे कमरे से बाहर को भागी जैसे इसने नाश्ता न किया हो। वर्षा की स्पीड देखते सबने कहका लगाया, आंटी आप चले, मैं हाथ धोकर आती हूँ। समरा की बात सुनते शैला हाँ में सर हिलाती बाहर को निकली तो अफान और अजलान भी आते डाइनिंग पर बैठे। फिर समरा भी आती डाइनिंग पर बैठी तो सबने नाश्ता शुरू किया। मम्मा बाबा कहाँ हैं? तुम्हारे बाबा की मीटिंग थी तो वो जल्दी निकल गए ऑफिस के लिए। वर्षा की बात सुनते शहला फौरन बोली तो वर्षा ने हाँ में सर हिलाया। तभी शहला की नज़र समरा पर पड़ी जो नाश्ता छोड़े मोबाइल में मसरूफ थी। समरा बेटा पहले नाश्ता कर लो, बाद में मोबाइल इस्तेमाल कर लेना। जी आंटी। शहला की बात सुनते समरा हाँ में सर हिलाती बोली तो अजलान समरा के चेहरे को परेशान देखकर हैरान हुआ। अभी 2 मिनट पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी। क्या हुआ सैम, तुम नाश्ता नहीं कर रही?
एक्चुअली मुझे भूख नहीं है, मैं नाश्ता करके आई थी। तो बेटा पहले बता देती, खाली चाय पी लो। अजलान की बात सुनते सिमरा फ़ौरन बोली तो शाइला ने मुस्कुराते इसे चाय दी, जिस पर सिमरा ने खामोशी से चाय का कप पकड़ तो लिया, मगर चाय का एक सिप भी इसके हलक से नीचे ना गया। बच्चों को नाश्ता करता देखकर शाइला उठती अपने कमरे में गई तो वो तीनों ही सिमरा की तरफ मुतवज्जा हुए। सैम क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। शाम को मुझे एक मीटिंग के लिए जाना था, मगर अभी-अभी मुझे नौरीन का मैसेज आया है कि मेरी वो मीटिंग कैंसिल हो गई है, जिसका मतलब है कि मेरे बिज़नेस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना होगा। ये सब कुछ ज़ैन खान ने किया है, मैं इन दोनों बाप-बेटे को ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली। तुम फ़िक्र मत करो सैम, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अज़लान की बात सुनते सिमरा फ़ौरन बोली तो वर्षा ने भी जवाब दिया, जिस पर सिमरा ने हाँ में सर हिलाया, फिर उठती वहाँ से निकलती चली गई। सिमरा के जाने के बाद अफ़ान, अज़लान और वर्षा ने खामोशी से नाश्ता किया। फिर अज़लान और अफ़ान उठते एजेंसी चले गए, जबकि वर्षा अपनी यूनिवर्सिटी का काम करने लगी। समरा रहमान विला से निकलती सीधी अपने ऑफिस आई और अपने केबिन में काम करने लगी जब नौरीन दरवाज़ा नॉक करती कमरे में दाखिल हुई। मैम, कोई दानिश अलवी आपसे मिलने आई हैं, इनके साथ 2 लड़के और भी हैं, कह रहे हैं आप इन्हें जानती हैं। ठीक है, भेजो अंदर। नौरीन की बात सुनते समरा परेशान हुई, क्योंकि चीफ की आमद इसके ऑफिस में गैर मुतवक्का थी। फिर इसने फ़ौरन जवाब दिया तो नौरीन हाँ में सर हिलाती बाहर चली गई। फिर कुछ लम्हों बाद चीफ, दानिश अलवी, अज़लान और अफ़ान नौरीन के साथ समरा के कमरे में दाखिल हुए। तो समरा ने मुस्कुराते इनको बैठने का इशारा किया, जिस पर वो तीनों ही इसके सामने पड़ी मेज़ की दूसरी तरफ पड़ी कुर्सियों पर बैठे। नौरीन, सबके लिए चाय ले आओ। यस मैम। समरा की बात सुनते नौरीन बाहर निकली तो समरा चीफ की तरफ मुतवज्जा हुई। बताइए चीफ, यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, और बात ऐसी थी कि मुझे खुद ही आना पड़ा तुमसे मिलने। समरा का सवाल सुनते चीफ फ़ौरन बोले तो समरा ने हाँ में सर हिलाया। तुम तो जानती हो कि ISI के सब एजेंट्स अपनी शिनाख्त छुपा कर रखते हैं। यह हमारी एजेंसी का रूल है, जिसे हर एजेंट को लाजमी पूरा करना है। अज़लान ISI का एजेंट है, ये बात तो तुम्हें पता थी, मगर अफ़ान भी ISI का एजेंट है। ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें किसने बताया? अगर अफ़ान का सबको पता चल गया तो एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे अफ़ान का किसी ने नहीं बताया। मुझे वर्षा ने बताया था कि अफ़ान और अज़लान बचपन के दोस्त हैं, और अज़लान एक ISI का एजेंट है, तो अफ़ान कैसे ना होता? बचपन से एक साथ रहने वाले, एक साथ पढ़े, तो इसके बाद एक जैसी फील्ड में नहीं गए, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे इस बात पर बहुत शक था। फिर वर्षा का ये बताना कि अफ़ान चांसलर के कमरे में अकेला था, और चांसलर के आने पर वो वर्षा को लेकर अलमारी में बंद हो गया। अब अगर वो एक प्रोफेसर होता सिर्फ, तो इसे अलमारी में छुपने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे में मेरा शक थोड़ा यकीन में बदलने लगा, मगर जब तक प्रॉपर सबूत ना मिलता पूरा यकीन करना मेरे लिए मुश्किल था। फिर वर्षा ने अफ़ान को बताया कि अज़लान ISI का एजेंट है। वर्षा, हैदर और फारिया ने महसूस नहीं किया, मगर अफ़ान के चेहरे की उड़ती हुई रंगत मैंने देखी थी। भले वो सिर्फ 1 मिनट की थी, मगर मैंने देखी थी। मैं एक बिज़नेस वूमन हूँ, मैं हर चीज़ नोट करती हूँ, और मैंने सब कुछ नोट किया था। फिर मैं आपकी एजेंसी आई तो वहाँ के नोटिस बोर्ड में अज़लान और अफ़ान की तस्वीर लगी थी, और ऊपर कैप्शन लिखा था एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का। ये एक पक्का सबूत था मेरे लिए कि अफ़ान भी एक ISI का एजेंट है। फिर मैंने लाहौर जाने के लिए आपसे अज़लान और अफ़ान दोनों का लेटर लिया, और अफ़ान से कहा कि आपने खुद से इसका नाम लिखा है, ताकि वो किसी भी तरीके से मुझे मना ना कर सके। चीफ की बात सुनते समरा फ़ौरन बोली तो चीफ हल्का सा मुस्कुराए। फिर इन्होंने अपने लेफ्ट राइट पर बैठे अज़लान और अफ़ान को देखा, जैसे कह रही हूँ कि मैंने कहा था ना। फिर समरा से हल्की फुल्की बातें करने लगे। चीफ, मुझे आपसे एक काम था, इसलिए मैं आपसे मिलना भी चाहती थी। अब अगर आप यहाँ आ गए हैं तो मैं यहाँ पर ही आपसे बात कर लेती हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आपकी एजेंसी में कितने एजेंट्स हैं इस वक्त जो कल फ्री हैं? बिल्कुल कंफर्म नहीं, मगर 25 से 30 तो होंगे। वैसे तो ज़्यादा ही होंगे। तुम क्यों पूछ रही हो? समरा की बात सुनते चीफ फ़ौरन बोले तो समरा ने सवाल किया, जिस पर चीफ ने जवाब देते सवाल किया तो समरा ने अपनी कुर्सी की पुश से टेक लगाई। मुझे कल शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इन दोनों के सिवा 10 एजेंट्स और चाहिए, जो मुझे गार्ड करेंगे, यानी कि टोटल 12 एजेंट्स इनको मिलाकर। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर तुम्हें इतने एजेंट्स क्यों चाहिए? मुझे कल एक बहुत अहम काम करना है, जिसके लिए मुझे इनकी ज़रूरत है। और हाँ, मुझे वो एजेंट्स दीजिएगा जो मेरे एक दफ़ा कहने पर आंख बंद करके गोली भी चला सके। मुझे बस किसी को डराना है, ज़्यादा कुछ नहीं। समरा की बात सुनते चीफ ने सवाल किया तो समरा ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर इन्होंने समझते हुए हाँ में सर हिलाया। ठीक है, कल शाम 5 बजे 10 एजेंट्स पहुंच जाएंगे, और ये दोनों तो होंगे ही तुम्हारे पास, मगर इन एजेंट्स की फ़ी पे करनी होगी। उसकी फ़िक्र आप मत करें, संडे मॉर्निंग में सबको पे मिल जाएगी, सिवाय इन दोनों के। इनको अपने टाइम पर मिलेगी। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। मैं दुआ करूँगा अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। आमीन।
चीफ की बात सुनते समरा मुस्कुराते बोली तो चीफ ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर समरा ने आमीन बोला तो चीफ अजलान और अफ़ान अपनी जगह से खड़े हो गए। इन दोनों की बात में अजलान और अफ़ान बिल्कुल खामोश रहे। फिर वो दोनों ही चीफ के साथ बाहर चले गए, जबकि समरा एक बार फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। ये मंजर है कराची गुलिस्तानी जौहर का, जहाँ पर मौजूद सैम आसिफ के बंगले पर शाम के 4 बजे 2 काली लैंड क्रूज़र आकर रुकी थीं और इनमें से 10 नौजवान लड़के उतरे थे, जो कद काठ और जिसामत में बिल्कुल अफ़ान और अजलान जैसे थे। वो सारे गाड़ियों से उतरते एक साथ अंदर की जानिब बढ़े। वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुए तो इन्हें सामने ही अजलान और अफ़ान बैठे नजर आए। वो दोनों बैठे टीवी पर मैच देखने में मसरूफ़ थे। साथ साथ इन दोनों की कमेंट्री भी मैच पर जारी थी। वो दोनों ही मज़े से बैठे अंगूर खा रहे थे। अफ़ान तो फिर सीधा बैठा था, जबकि अजलान साहिब शूज़ उतारकर अपने पाँव टेबल पर रखकर ऐसे बैठे थे जैसे वो अपनी जॉब पर नहीं बल्कि अपने घर में बैठा हो। इन दोनों को देखते वो सब एजेंट्स हैरान हुए। चीफ ने इन्हीं 10 एजेंट्स को भेजा था जिनसे अजलान और अफ़ान की बहुत बनती थी, ताकि समरा के काम में किसी भी किस्म की बदमज़गी ना हो। इन दोनों को देखते वो सब हैरान होते इनके पास आए। फिर इनमें से एक गार्ड आगे बढ़ा, जिसका नाम उस्मान था। मज़े हैं भाई तुम दोनों के तो, काश हमें भी ऐसी जॉब मिल जाती। उस्मान की बात सुनते अफ़ान और अजलान हल्का सा मुस्कुराए। फिर इन सबसे मिलते इनको बैठने का कहा। फिर अफ़ान उठता किचन में आया। सैम को कह दे गार्ड्स आ गए हैं। अफ़ान की बात सुनते समरा की मुलाज़िमा रिफ़त हाँ में सर हिलाती सैम के कमरे की तरफ बढ़ी, जबकि अफ़ान वापस आता इनके पास बैठा। तू तो ऐसे बैठा है जैसे जॉब पर नहीं अपने घर पर हो। हाय उस्मान, क्या बताऊँ अब मैं तुझे। तो यही समझ के ये अजलान का दूसरा घर है। उस्मान की बात सुनते अजलान टीवी बंद करता अंगड़ाई लेता बोला तो अफ़ान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर सब ने कहका लगाया। मैम अफ़ान सर कह रहे हैं गार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, इन्हें जूस सर्व करो, बैठने का कहो, मैं आती हूँ। रिफ़त की बात सुनते समरा फ़ौरन बोली तो रिफ़त सर हिलाती नीचे आई और फिर इसने सबको जूस सर्व किया। रिफ़त बाजी मुझे थोड़ा सा अंगूर और ला दें। अजलान की बात सुनते रिफ़त हाँ में सर हिलाती चली गई। फिर आती अजलान को बाउल पकड़ाती वापस अंदर गई तो सबने जूस पिया। तभी समरा लाउंज में दाखिल हुई तो सब गार्ड सिवाय अजलान के खड़े हुए। तो समरा ने अजलान को घूरा। क्यूट लग रही हो, मैं तुम्हें अंगूर खाने के पैसे नहीं देती। मैं तो कहता हूँ कि तुम मुझे पैसे देने की बजाय मुझसे पैसे मांगो, लड़कर मुझसे पैसे लो, मगर तुम मानती नहीं तो फिर मैंने सोचा कि मैं तुमसे पैसे लेकर तुम्हारा अंगूर ही खा लेता हूँ। समरा को खुद की तरफ घूरता देखकर अजलान मुस्कुराता बोला तो समरा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर अजलान ने मुस्कुराते जवाब दिया तो समरा ने गहरा सांस लिया। मिस्टर अजलान, अब आप अपने पैरों को तकलीफ देते खड़े होंगे या नहीं? इतने प्यार से कहोगी तो जान भी दे दूंगा, खड़ा होना कौन सा मुश्किल काम है। थैंक यू। समरा की बात सुनते अजलान मुस्कुराता बोला तो समरा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर अजलान अपने शूज़ पहनता खड़ा हुआ और घूम कर आता समरा के पीछे खड़ा हो गया। तो समरा ने आईब्रो उचकाई, जिस पर अजलान ने मुंह बनाया। सीधी तरह कहूँ ना, आज गार्ड बनाना, यू लुक्स देकर जान ना निकालो। अजलान की बात सुनते समरा ने अपना माथा पीटा तो सब गार्ड्स ने अपनी हंसी दबाई। फिर अजलान आता अफ़ान के साथ खड़ा हुआ तो समरा ने रिफ़त को आवाज़ दी, जो भागकर समरा के पास आई। रहमत अली से कहो जो सुबह डब्बा आया था वो अंदर लेकर आए और किचन से चाकू वाला रैक भी लेकर आओ। समरा की बात सुनते रिफ़त बाहर की तरफ गई तो समरा ने डाइनिंग से पानी का ग्लास उठाते लबों से लगाया, जबकि सब ही गार्ड्स हैरान थे कि समरा आखिर कर क्या रही है। फिर रिफ़त चाकू वाला रैक लेकर आई तो समरा ने आगे बढ़ते इसमें से एक चाकू निकाला और इसे देखने लगी। समरा की इस हरकत को सभी गार्ड्स बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। फिर समरा ने यकदम वो चाकू अजलान की तरफ फेंका तो इसके साथ खड़े अफ़ान ने एक झटके से वो चाकू पकड़ा और अजलान को बचा लिया। ये देखते समरा के होठों पर एक बड़ी दिलकश मुस्कुराहट रेंग गई, जबकि अजलान समरा की इस हरकत पर हैरान था। यार तुम जान लेना चाहती हो तो सीधी तरह बोलो, यूं डराने की क्या ज़रूरत है। अगर ये चाकू मुझे लग जाता तो। अफ़ान तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू कलर। अजलान की बात सुनते समरा ने मस्कीन सी शक्ल बनाई, फिर फ़ौरन बोली तो अफ़ान ने हैरानगी से जवाब दिया। अभी अफ़ान की बात पूरी भी ना हुई थी कि समरा ने रैक से ब्लू कलर का चाकू निकालते उस्मान की तरफ फेंका तो उस्मान के साथ खड़े गार्ड ने फ़ौरन वो चाकू कैच किया, जिस पर समरा ने दाद देने के अंदाज में आईब्रो उचकाई, जबकि समरा की हरकतें आज अफ़ान और अजलान को बिल्कुल नॉर्मल न लगीं, यूँ जैसे वो अपने होशो हवास में ना हो। सैम ये क्या कर रही हो तुम? एकदम चुप। अजलान की बात सुनते हुए समरा इस अंदाज में बोली कि अजलान की बोलती ही बंद हो गई। इसने बड़ा बेचारा सा मुंह बनाकर अफ़ान को देखा, जो खुद भी शौक की कैफियत में खड़ा इसे देख रहा था। तभी रहमत अली, जो कि समरा के बंगले का गार्ड था, एक लकड़ी का बॉक्स उठाता अंदर आया और मेज़ पर रखते वापस बाहर को गया तो समरा ने रिफ़त को भी हाथ से जाने का इशारा किया, जिस पर रिफ़त अफ़ान और दूसरे गार्ड से चाकू लेती अंदर चली गई। फिर समरा ने वो बॉक्स खोला और इसमें से एक गन निकालते इसके आगे साइलेंसर लगाया। डोंट टेल मी तुम अब इससे हमें शूट करने वाली हो।
दरअसल मुझे शूटिंग क्लासेस लिए 4 साल हो गए हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि आज भी मेरा निशाना पक्का है या नहीं। अफान की बात सुनते समरा मुस्कुराते बोली तो सबने इसे हैरानगी से देखा। फिर समरा ने अचानक ही इनकी तरफ शूट किया तो वो सभी खुद को बचा गए। तभी वर्षा लाउंज के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। सैम, क्या तुम तैयार हो फंक्शन के लिए? वर्षा की बात सुनते समरा ने हाँ में सर हिलाया। फिर इसने सब गार्ड्स को देखा जो इसे ही देख रहे थे। वर्षा भी इतने लड़कों को देखती हैरान थी। सैम, वो मेरी बहन है। समरा के चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट देखते अजलान फौरन बोला तो समरा वर्षा की तरफ मुतवज्जा हुई। वर्षा जो इस बात से अनजान थी कि वहाँ क्या हो रहा है, हैरानगी से खड़ी सबको देख रही थी। फिर समरा ने यकदम ही वर्षा की तरफ गन करते शूट किया तो अफान ने फौरन से आगे बढ़ते वर्षा को खींचकर अपने सीने से लगाया, जबकि गोली सीधी जाती सामने पड़े वास को लगी और वास किरची किरची होता जमीन बोस हो गया। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या कर रही हो ये? आवाज़ नीचे रखो, मैं तुम्हारी बोस हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अफान को अपनी सांसें अटकती महसूस हुई। फिर अफान चिल्लाते बोला तो समरा इससे डबल चिल्लाई, जिस पर अफान खामोश हो गया। वर्षा, मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? जी भैया, मैं ठीक हूँ। अजलान आता वर्षा को कंधों से पकड़ता बोला तो वर्षा ने फौरन जवाब दिया, मगर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए अजलान ने वर्षा को पूरा गोल घुमाते देखा तो वर्षा यकदम खिखलाई, जिस पर अफान और अजलान ने सुकून का सांस लिया। सैम, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? वर्षा, मैं तैयार हूँ। क्या तुम ऐसे शादी में जाओगी? वर्षा की बात सुनते समरा फौरन बोली तो वर्षा ने सवाल किया, जिस पर समरा ने हाँ में सर हिलाया। तो वर्षा ने गहरा सांस लिया। तुम शादी में पैंट शर्ट पहनकर नहीं जा सकती, मेरी तरह का कोई सूट पहनो प्लीज़ ना सैम। नहीं वर्षा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वर्षा की बात सुनते समरा फौरन बोली तो वर्षा खामोश हो गई। फिर समरा ने बॉक्स में से गन निकालते सब गार्ड्स की तरफ एक एक उछाली तो सबने इसे कैच किया, जबकि अजलान अभी तक समरा को घूर रहा था। फिक्र मत करो, मैं इतनी भी पागल नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हारी बहन को अगर अफान वहाँ से ना भी हटाता तब भी इसे कुछ ना होता, क्योंकि मैंने निशाना वर्षा का नहीं उस वास का लिया था। और ये सब जो किया मैंने ये चेक करने के लिए किया कि तुम सब कितने हाजिर दिमाग हो। एंड आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे चीफ ने कहा था कि उन्होंने अपने बेस्ट एजेंट्स भेजे हैं, तो ऐसे में मेरा टेस्ट करना ज़रूरी था। और फिर आज से पहले तुम दोनों ने भी तो मेरे सामने ऐसा कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया जिस पर मुझे लगता कि तुम दोनों वाकई में ही ट्रेंड एजेंट्स हो। अब यकीन आ गया ना, तो अगली बार ऐसा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं डरी अजलान। अजलान की घूरी को देखते समरा मुस्कुराते बोली तो अजलान ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर समरा ने हंसी दबाते जवाब दिया तो अजलान ने गहरा सांस लिया। आखिर तुम कौन सी मखलूक हो जो डरती ही नहीं? अजलान की बात सुनते समरा ने कहका लगाया। फिर इन सबको इशारा करती अपने पीछे चलने का कहती घर से बाहर निकली तो सब लोग खामोशी से इसके पीछे बाहर निकले और आते गाड़ियों में बैठे। और फिर 20 मिनट की ड्राइव के बाद हॉल से कुछ दूर समरा ने गाड़ी रोकी। हैदर पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। समरा की गाड़ी देखते हैदर ने हाथ हिलाया तो समरा ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकली, जबकि वर्षा गाड़ी में ही बैठी रही। फिर समरा ने अपना पूरा प्लान हैदर और अपने गार्ड्स को समझाया तो सब ने हाँ में सर हिलाया। फिर सब लोग वापस अपनी गाड़ियों में बैठे और फिर सीधे जाते इनकी गाड़ियाँ आगे पीछे हॉल के बाहर रुकी तो अल्ताफ़ रज़ा और इनकी बीवी, जो कि दरवाजे पर खड़े सबको वेलकम कर रहे थे, गाड़ियाँ देखते मुस्कुरा उठे, क्योंकि इन सब ही गाड़ियों पर वो लोगो मौजूद थे जिस पर स्टाइल से बड़ा सा सैम लिखा था। फिर अफान ने आते वर्षा की साइड का, जबकि अजलान ने आते समरा की साइड का दरवाज़ा खोला तो वो दोनों बाहर निकली। फिर 2 गार्ड्स को छोड़ते बाकी सब गार्ड अंदर की जानिब बढ़े तो समरा भी अंदर दाखिल हुई। वर्षा फारिया के मॉम डैड को मिलती सीधा जाती स्टेज पर फारिया के पास बैठी, जबकि अफान, जो कि समरा को गार्ड कर रहा था, इसकी नज़र वर्षा पर भी थी ताकि कोई मसला ना हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे फंक्शन में आई। 10 मिनट रुकें, फिर आप कहेंगे कि मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई तुम्हारे फंक्शन में आने पर। अरे नहीं नहीं, हम ऐसा क्यों कहेंगे, आप आएँ, अंदर आएँ। अल्ताफ़ रज़ा की बात सुनते समरा फ़ौरन बोली तो अल्ताफ़ रज़ा ने मुस्कुराते जवाब दिया। फिर समरा अंदर को बढ़ी तो इसकी नज़र स्टेज पर पड़ी, जहाँ पर पहले से ही मौलवी बैठा निकाह शुरू कर चुका था। हमें आपका ही इंतज़ार था, आइए ना, ये निकाह इसी वक्त रोक दो वरना। अल्ताफ़ की बात सुनते समरा फ़ौरन बोली और फिर इसने अपनी जेब से गन निकालते अल्ताफ़ रज़ा की कनपट्टी पर रखी तो सब लोग हैरान हुए, जबकि समरा के इशारे करने पर उस्मान भाग कर जाता फारिया और वर्षा के पीछे खड़ा हुआ ताकि इन दोनों को महफूज रख सके। मगर मैं अपनी बेटी का निकाह क्यों रोकूं? तलहा अच्छा लड़का है। हाँ, मगर अब तुम्हारी बेटी की शादी तलहा से नहीं हैदर से होगी, और अगर मेरे फैसले के बीच में कोई आया तो मैं उसे जन्नत की सैर करवाने में देर नहीं लगाऊंगी। मुझे ये तरीका ना अपनाना पड़ता अगर तुम अपनी ज़िद छोड़कर अपनी बेटी की खुशी देखते। और बेटी भी बाप जैसी है, ज़िद तो कर रही थी मगर गलत शख्स से। हैदर से ज़िद करने की बजाय इसे तुमसे ज़िद करनी चाहिए थी ताकि ये सब ना होता। मगर क्या है ना, वो बेचारी बेटी है, मोहब्बत और बाप की इज़्ज़त में से इसने बाप की इज़्ज़त चुन ली और अपना इश्क कुर्बान करने पर आ गई। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ हैदर और फारिया का निकाह होगा, वो भी आपकी मर्ज़ी से। और अगर मैं ये इजाज़त ना दूँ तो
अल्ताफ़ की बात सुनते समरा फ़ौरन बोली तो अल्ताफ़ ने गुस्से से सवाल किया, जबकि हॉल में तो बिल्कुल ही सन्नाटा छा गया। फ़ारिया की बहनें और माँ तो अल्ताफ़ रज़ा के सर पर गन देखकर ही रोने लगी थीं, जबकि अल्ताफ़ रज़ा के गार्ड्स को भी समरा के गार्ड्स अंदर आने से रोक चुके थे। तो फिर आप कलमा पढ़ लें, आपको यहाँ मारकर मैं फ़ारिया को अपने साथ ले जाऊँगी, हैदर को लेकर आओ। समरा की बात सुनते अल्ताफ़ रज़ा ने गहरा सांस लिया। फिर समरा फ़ौरन बोली तो हैदर 2 गार्ड्स के साथ अंदर आया। फिर समरा ने अज़लान को इशारा किया तो अज़लान अल्ताफ़ के सर पर गन तान गया। मेरे एक इशारे पर इनको जन्नत भेज देना। समरा की बात सुनते अज़लान ने हाँ में सर हिलाया। फिर समरा आगे बढ़ी तो हैदर, अफ़ान और दोनों गार्ड्स आगे बढ़े। समरा सीधी आती स्टेज पर खड़ी हुई। आपको काट डालूं मिस्टर तलहा कि ये जगह खाली करें। तुम हमारे लड़के से ऐसे बात नहीं कर सकती और हम इन खिलौनों से नहीं डरते। समरा की बात सुनते तलहा का मामू फ़ौरन बोला तो समरा ने मुड़ते सीधी गोली इसके बाजू में मारी, जिससे वो दर्द से कराते ज़मीन पर बैठे तो तलहा भागकर इनके पास आया। तुम मुझे हल्के में ले रही हो सैम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या करोगे, कंप्लेन करोगे? ठीक है करना, मगर ऐसा करने से क्या होगा मैं बताती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ में बड़ा आएगा। शहर के मरूफ बिजनेसमैन अल्ताफ़ रज़ा की बेटी के निकाह वाले दिन ऐन वक्त पर पहुँचकर अल्ताफ़ रज़ा की बेटी के आशिक ने गन पॉइंट पर निकाह कर लिया और अल्ताफ़ रज़ा अपनी बेटी के लिए कुछ ना कर सके, क्योंकि इनकी बेटी का आशिक पाकिस्तान की मशहूर बिजनेस वूमेन सैम आसिफ का दोस्त था और सैम आसिफ की पापर्स के सामने अल्ताफ़ रज़ा कुछ भी ना कर सके। शौक़ से करो अल्ताफ़ रज़ा, इससे मेरे बिज़नेस को बहुत मुनाफा मिलेगा। हाँ, तुम्हारे बिज़नेस का मुझे नहीं पता क्या होगा। अल्ताफ़ की धमकी सुनते समरा हंसते बोली तो अल्ताफ़ रज़ा की बोलती बंद हुई, क्योंकि ये बात हकीकत थी कि अगर ये न्यूज़ इस हॉल से बाहर जाती तो अल्ताफ़ रज़ा की बहुत बदनामी होती। फिर समरा के इशारा करने पर हैदर फ़ौरन फ़ारिया के साथ बैठा। चले मौलवी साहब, निकाह शुरू करवाएं। क्या इस निकाह में वली की इजाज़त शामिल है? मैं इस निकाह की इजाज़त देता हूँ मौलवी साहिब, आप ये निकाह शुरू करें। समरा की बात सुनते मौलवी साहिब फ़ौरन बोले तो अल्ताफ़ रज़ा ने गुस्से से जवाब दिया। फिर निकाह के सारे मामलात तय करने के बाद मौलवी साहिब ने फ़ारिया और हैदर का निकाह पढ़वाया, जिसे हैदर ने खुश दिली से कबूल किया, जबकि फ़ारिया ने भी अपने आंसू दबाते इस निकाह को कबूल किया। फ़ारिया अच्छे से जानती थी कि अब इसका बाप इस सब के बाद कभी इसकी शक्ल नहीं देखेगा। निकाह हो जाने के बाद समरा ने इशारा किया तो हैदर और वर्षा खड़े हुए। फिर समरा आती मिसेज़ अल्ताफ़ के सामने खड़ी हुई। आंटी, आप एक माँ हैं, मुझे बस इतना बता दें, आपके लिए आपकी बेटी की खुशियाँ ज़रूरी हैं या आपका बिज़नेस? अगर तो बिज़नेस ज़रूरी है फिर आप आंखें बंद कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपनी बेटी को रुखसत होते देखें। यह हक़ मैं आपको नहीं दूंगी फिर। लेकिन अगर आपको अपनी बेटी की खुशियाँ ज़रूरी हैं तो आगे बढ़कर अपनी बेटी को दुआएं देकर रुखसत करें। समरा की बात सुनते मिसेज़ अल्ताफ़ ने एक नज़र अपने शौहर को देखा, जो इस वक्त शदीद गुस्से में खड़े थे। फिर वो फ़ौरन आगे बढ़ी और स्टेज पर चढ़ती फ़ारिया के सामने आई और इसे प्यार से उठाते गले लगाया। खुदा तुम्हें बहुत खुशियाँ दे। अपनी माँ के मुंह से दुआ सुनते फ़ारिया रोते हुए अपनी माँ के गले लगी। फिर फ़ारिया की बड़ी बहन ने इसके सर पर चादर डाली और फिर इसकी सारी बहनें और माँ फ़ारिया को लेती स्टेज से नीचे उतरी। फिर फ़ारिया आती अल्ताफ़ रज़ा के सामने खड़ी हुई तो इन्होंने गुस्से से मुंह मोड़ लिया। मिस्टर अल्ताफ़, जो होना था हो गया है, अब आप अपनी बेटी को रुखसत करें, वो भी अच्छे तरीके से, वरना मुझे मजबूरन बिज़नेस को बीच में लाते हुए हमारे न्यूयॉर्क वाली डील कैंसिल करनी पड़ेगी। इससे मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मगर आपका बिज़नेस ज़मीन पर आ गिरेगा। समरा की बात सुनते अल्ताफ़ रज़ा ने मजबूरन फ़ारिया के सर पर हाथ रखा और फिर इसे ले जाते हैदर की गाड़ी में बिठाया तो समरा मिसेज़ अल्ताफ़ के पास आई। आप बेफ़िक्र रहे, फ़ारिया अब से मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं आपसे वादा करती हूँ फ़ारिया अपने घर बहुत खुश रहेगी। अब हम चलते हैं, वलीमा की डेट आपको बता देंगे, ज़रूर आइएगा। समरा की बात सुनते मिसेज़ अल्ताफ़ ने हाँ में सर हिलाया तो समरा आती अपनी गाड़ी में बैठी और फिर देखते ही देखते सारी गाड़ियाँ आगे पीछे हॉल से निकलती चली गईं। इन 4 दोस्तों की कहानी में से 2 तो अपने एक खूबसूरत इख्तिताम को पहुँच गए थे। अब बाकी 2 ने ज़िंदगी में कौन-कौन सी मुसीबतें झेलनी थी और एक खूबसूरत इख्तिताम को पहुँचना था, ये तो वक्त ने ही तय करना था।